बट सीडीएसई एंट्री के साथ साथ आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहती है। तो वैकेंसीज अप्रॉक्स कितनी चलती है, ऐसा नहीं करना है कि आपने इस वाली एसएसबी को भी दे दिया और इस वाली एसएसबी को भी दे दिया। आप सिर्फ एक एसएसबी के लिए ही अप्लाई करोगे। आपके पास कम से कम नहीं तो बी ग्रेड होना चाहिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनडीए विद सुखोई। यस, टुडे सेशन इज ऑल अबाउट एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। अगर आपका सपना है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, तो एक और अपॉर्चुनिटी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एनसीसी के थ्रू मिलने वाली है। तो ये जो सेशन होने वाला है, सारे पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सेशन को ध्यान से देखें। बट बिफोर आई बिगिन, मैं ये बात भी बताता हूं किन किन के लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है और किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। देखो, मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। बट मैं आपको बताता हूं, फॉर 12th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने पास करा है, अपना 12th पास करा है, उनके लिए ये सेशन में करियर काउंसलिंग हो जाएगी। इस बात को समझ ले, क्योंकि उनको पहले से ये मालूम होगा कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एस्पायर तो करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, बट कुछ कारण से, या फिर चाहे उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाया, एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बट उसके बाद भी उनका जो ड्रीम होता है, सपना होता है, उस पर वो वर्क करते हैं। अपकमिंग टाइम में सीडीएसई एंट्री देते हैं। बट सीडीएसई एंट्री के साथ साथ आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहती है, जो कि आपकी एनसीसी के थ्रू रहती है। तो जितने भी आपके 12th पास स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग टाइम में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में। इस एंट्री के बारे में मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा आज ही के सेशन में। बट मैं आपको बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इस सेशन को ध्यान से देखें, समझे इस बात को। क्योंकि अगर आपने पहले से स्टूडेंट को, अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर दिया कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो और कोई से भी ग्रेजुएशन के साथ आप एनसीसी को भी वहां पे एनरोल करते हो अपने आप को वहां पे, तो वहां पे उसके बाद जब आपका एनसीसी कंप्लीट हो जाता है, सी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो भी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की। तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी पेरेंट्स है या फिर कोई भी टीचर्स है, वो गाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी बकेट में रहती है। और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी तो आप ग्रैब कर पाओगे, और अगर आप पहले से ही इन चीज पे वर्क करके चलोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो रहने वाली है ग्रेजुएट के लिए विद एनसीसी। अब मतलब जो ग्रेजुएट है उनके बारे में मैं बता देता हूं, उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है और आप एसएसबी दे सकते हो विदाउट गिविंग एनी एग्जाम। तो यहां पे मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, ग्रेजुएट के लिए भी करने वाला हूं। और थर्ड एस्पेक्ट जो है इस वीडियो का, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिर उसके बाद फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल, मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं, मदर हो या फादर हो, आर्मी में है और कुछ भी कैजुअलिटीज में सफर करी है, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इस वीडियो में डिस्कस करा जाएगा इन दो एस्पेक्ट्स को तो ही, बट इसके साथ साथ आपका वॉर कैजुअलिटीज वाले पॉइंट को भी। तो ये जो एंट्री रहती है, इसको बोला जाता है एनसीसी स्पेशल एंट्री। डायरेक्ट एसएसबी होती है, इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। बट इस बात को भी याद रखें, ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, नॉन टेक बोला जाता है इसे, फॉर मेन एंड वुमेन। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज भी लिखा गया है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास किस तरीके से अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे भी है जो वॉर कैजुअलिटीज वाला में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं इन्फ्लिक्ट करा है या फिर इसमें कैजुअलिटीज में आए हैं। अब पहला जो एस्पेक्ट है वो डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में एज लिमिट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंडिडेट इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज 19 to 25, आपकी एज जो रहनी चाहिए 19 to 25 रहनी चाहिए। बट इस बात को आप ध्यान से समझे कि यहाँ पे अगर 25 बोला गया है तो इसको 24.6 कर देना, 6 मंथ्स कर देना। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि आपकी एज जब आप वहां पे एकेडमी पहुंचे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस ब्रैकेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो ब्रैकेट कुछ इस तरीके से दिए गए होते हैं। इस वाले ब्रैकेट को तो मैंने एक नोटिफिकेशन से ही लिया है, बट जब भी आप अटेम्प्ट करें तो आप इन ब्रैकेट्स को ध्यान से जरूर देख लें। और मैं आपको ये बताता हूं, ये सेम एज वो ही है जो कि आपका सीडीएससी को अप्लाई करते हुए आती है। मतलब कि ये जो एंट्री है पैरेलल चलती है, इस बात को समझ लें। ये जो आपकी एंट्री है पैरेलल चलती है सीडीएससी के। मतलब कि सीडीएससी का जो ओटीए होता है, सीडीएससी में जैसे आईएमए होता है ना, और टेक्निकल एंट्रीज होती हैं और ओटीए होता है, तो ओटीए के पैरेलल ही ये वाली एंट्री चल रही होती है। तो इसीलिए 19 to 25 आपका इसमें एज रहता है।
ट्रेनिंग के बारे में बात बोले तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स, मतलब 11 मंथ्स में आप एक ऑफिसर मतलब कि बन जाते हो, मतलब प्रोबेशन में आप एक ऑफिसर बन जाओगे और एक लेफ्टिनेंट का रैंक आपको ग्रांट हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज मैं बताता हूं, वैकेंसीज अप्रॉक्स कितनी चलती है। वैकेंसीज मेन की 50 रहती है, जिसमें कि 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। ठीक है, तो 5 किन के लिए रहती है, वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए रहती है। वुमेन के बारे में बात बोले तो 5 वैकेंसीज रहती हैं, 4 जनरल कैटेगरी में और 1 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। और वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज कौन होंगे वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन है विल बी ग्रांटेड टू मेल एंड फीमेल इन द रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर्स। आपको 14 ईयर्स का मिलेगा। वैसे तो खैर शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका 10 ईयर्स का होता है, बट एक्सटेंडेबल 4 ईयर्स का रहता है। बट 4 ईयर्स के बाद भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, बट आपका फिजिकल फिटनेस और कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है। इंपॉर्टेंट नोटिस, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली है कि आपकी ये जो एंट्री होती है पैरेलल चलती है। पैरेलल किसके, आपका सीडीएससी के, ओटीए के और एनसीसी, ये दोनों पैरेलल एंट्री होती है। तो अगर आपने एसएसबी दी है, एसएसबी इंटरव्यू आइदर एसएससी नॉन टेक्निकल 120 कोर्स, मतलब कोर्स के बारे में बताया गया है, और एज सीडीएस कैंडिडेट, या तो सीडीएस कैंडिडेट की तरह दे सकते हो या फिर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि आपने इस वाली एसएसबी को भी दे दिया और इस वाली एसएसबी को भी दे दिया, आप सिर्फ एक एसएसबी के लिए ही अप्लाई करोगे। तो ये नोट स्पेशली दिया गया है क्योंकि ये जो कोर्स होता है ये जो कोर्स होता है ये आपका सेम टाइम में ही बिगिन होता है ओटीए में। तो एसएसबी आपको सिर्फ एक बार अप्लाई करनी होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखें और अपने आप को अपडेट रखें इस चीज पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए पहले मैं बता देता हूं कि डिग्री चाहिए होती है आपकी, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और वो जिसमें कि आपके परसेंट कितना होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अब चाहे वो 3 इयर्स की हो या 4 इयर्स की हो, बट वो आपकी 50% मार्क्स की होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि आप अगर अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो अपियरिंग कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी परसेंटेज जब आप वहां पे एनरोल हो अकेडमी में तो आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए और डिग्री भी आपकी वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सर्विस इन एनसीसी, अब सर्विस एनसीसी के बारे में भी समझ लें कि शुड हैव सर्व्ड इन मिनिमम 2-3 इयर्स, मतलब कम से कम नहीं तो 2-3 साल की आपकी एनसीसी होनी चाहिए, वो भी एसडी में। एसडी मतलब सीनियर डिवीजन में। जेडी वाले को मत समझ लेना कि स्कूल में आपके पास एनसीसी थी, तो जेडी अलग होता है, जूनियर डिवीजन अलग होता है। अब ग्रेडिंग में बात कर लेते हैं। ग्रेडिंग अब एनसीसी में थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ बी ग्रेड, आपके पास कम से कम नहीं तो बी ग्रेड होना चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी, तो बी ग्रेड होना चाहिए। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स। ठीक है, अब ग्रेजुएशन के बारे में बात बोले तो अपियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। मतलब या तो आपके पास हो या कहीं से अगर आपका इशू हो चुका है और आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप अरेंज कर सकते हो, बट अगर वो इशू नहीं हुआ है आपके पास तो आप अप्लाई भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे आपको प्रेजेंट करना होता है, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, या फिर किसी का कोई पेरेंट्स है जो कहीं ना कहीं कुछ चीज सफर करा है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैजुअलिटीज वालों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द वैकेंसीज अंडर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर अवेलेबल टू वार्ड्स। अनमैरिड सन्स होना चाहिए या अनमैरिड डॉटर्स, उनके लिए, मतलब एसएसबी में आप जा सकते हैं, इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड, उनको भी अगर किसी ने लीगली अडॉप्ट करा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बैटल कैजुअलिटीज क्या क्या होती हैं एक बार देख लें। किल्ड इन एक्शन, ठीक है। सेकंड, डाइड ऑफ वुंड, मतलब या फिर कोई वुंड से या फिर इंजरी से अगर किसी की डेथ हुई है तो उस केस में भी क्या होगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये पॉइंट कवर करे जाते हैं जब बात बोली जाती है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज में। वुंडेड और इंजर्ड, या फिर वुंडेड और इंजर्ड है, बट इसमें एक और बात रहती है कि अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अगर किसी को इंजरी अपने आप से हुई है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। मिसिंग परज्यूम डेथ,
या फिर अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में किसी के पेरेंट्स हैं, या तो वो मिसिंग है या फिर उनको परज्यूम डेड में आ रखा है, मतलब कि मृत घोषित किया गया है, तो उस केस में भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है जिसमें कि आप डायरेक्ट एसएसबी को दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए। सेकंड थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेम आपके पास 50% होना चाहिए, वो भी ऑल द 3 इयर्स में। ऐसे नहीं कि आपके 50% से कम है, इसमें 50% ही रिक्वायर्ड रहता है। बट यस, आपका एनसीसी का जो सर्टिफिकेट रहता है, सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर देन दीज आप इस बात को भी याद रखें कि बैटल कैजुअलिटीज में आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ये पॉइंट्स कवर करे गए, किल्ड इन एक्शन, डाइड ऑफ वुंड और इंजरीज, ये जितने भी पॉइंट्स को कवर करा गया है, अगर ये पॉइंट्स आपके कवर हुए हैं और उसके लिए आपने अप्लाई करा है, तो उसके बाद आपके पास उसके बिहाफ में कुछ सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस से होता है। ये सारे के सारे डिटेल्स दी गई हैं कि जिसमें कि आपके पास वो प्रेजेंट होने बहुत जरूरी होता है। अब एक और बात है लास्ट में, एप्लीकेशंस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। इवन बैटल कैजुअलिटीज वाले जो होंगे उनको भी अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। बट इस बात को याद रखें, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अप्लाई कर दिया वॉर कैजुअलिटीज वाले केस में, तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे, विल बी समरली रिजेक्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके पास एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर इंफॉर्मेशन। जय हिंद।